बाइनरी सॉल्यूशंस होना चाहिए। अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें टू कंपोनेंट हो, ओनली टू कंपोनेंट्स। बाइनरी सॉल्यूशन का इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ही मैं डिफाइन किया था, दो कंपोनेंट होना चाहिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वो मिक्सचर होता है, वन ऑफ द कंडीशन इज बाइनरी सॉल्यूशन, और सेकंड कंडीशन जो आता है वो आता है फिक्स्ड कंपोजिशन होना चाहिए। कंपोजिशन क्या होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई दो मिक्सचर जो मिक्सचर है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वो आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दे रहा है, तो किसी भी प्रोपोर्शन में आप उसको मिक्स करिएगा तो वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर देगा, ऐसा नहीं होता है। एक फिक्स्ड कंपोजिशन होना चाहिए, तभी आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट फिक्स्ड कंपोजिशन वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं होगा। अब यहाँ पे थर्ड जो कंडीशन होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मिक्स करिएगा तो यहाँ पे हो जाता है इनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या हो जाता है आपका? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने क्या मिलाया, अल्कोहल में, अल्कोहल को वाटर में मिला दिया, अल्कोहल को किस में मिला दिया? वाटर में मिला दिया। ठीक है, अगर ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं है तो इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पता है क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन महराज एंड अर्पित, एक फ्रैक्शनल मेथड डिस्टिलेशन। ऑफ मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन होता है। यस, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन होता क्या है कि जब दो मिक्सचर है, ठीक है, दो कंपोनेंट है मिक्सचर का, ठीक है, तो एक का जो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 100 डिग्री के सेंटीग्रेड के आसपास होता है, तो ये 60 वाट के डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ठीक है, तो आप अब यहाँ पे क्या होता है, एक कनेक्शन होता है और इधर एक बीकर लगा हुआ होता है। ठीक है, एक बीकर लगा हुआ है जो कि इधर कूल कूल बीकर होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपने इसको हीट करना शुरू किया, ठीक है, इसको हीट करना शुरू किया 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये क्या होगा? वाटर बॉयल होगा? नहीं होगा, वाटर वेपर में चेंज नहीं होगा। बट ये इथेनॉल जो होता है ये पूरा का पूरा वेपर में चेंज हो जाएगा, और इधर आके पहले गैस बनेगा और इधर कूल रहेगा तो आके लिक्विड बन जाएगा। तो ये प्यूरिफाई हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा और इथेनॉल अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में क्या होता है कि जैसे आपने एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाया, दोनों दोनों का बेसिकली सेम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अगर सेम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। ये बात समझ में आया अर्पित एंड महराज? यस सर। महराज, वेरी गुड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट होना चाहिए, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और दोज मिक्सचर विच आर बाइनरी सॉल्यूशन एंड हैविंग fixed position and constant boiling point, which due to which fractional distillation is not possible. So please write it and let me know if you are done with this. If you are done with this, let me know. Arpit, you are also done. यस सर। Okay. अब यहाँ देखिए अपने पास आ जाएगा एजियोट्रॉप्स। क्या आ गया अपने पास? एजियोट्रॉप्स। अब यहाँ देखिए एजियोट्रॉप्स की जब बात होती है तो दो टाइप का यहाँ पे आएगा। एक आता है एजियोट्रॉप हैविंग मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, और एक होता है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम
बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वही शो करेगा, ठीक है, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो। यानी पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ज्यादा होता है या नहीं, ये बताइए जरा। पॉजिटिव Yes, sir. डेविएशन में ऊपर से जाता है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट की जब बात करते हैं तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट में आपका नेगेटिव डेविएशन होगा, ठीक है। और नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि वेपर प्रेशर कम बनता है। ये अगर आपको याद हो, ठीक है, थोड़ा सा विजुअलाइज कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, ये रहा आपका आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। ये रहा आपके पास आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। और अगर पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ अगर आपको चाहिए तो वो किस तरीके से होगा, ये ऊपर जाएगा। यानी ये जो जा रहा है वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का होता है, ये ऊपर से जाएगा। तो इसका भी क्या हो रहा है कि वेपर प्रेशर बढ़ रहा है और इसका भी वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो वेपर प्रेशर में मैंने बताया था वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है। जितना ज्यादा वेपर प्रेशर देगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा कि नहीं, Yes, sir. ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव डेविएशन वाला जो होता है वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। और नेगेटिव डेविएशन की जब बात करें, ठीक है, तो चलिए ये एक आइडियल सॉल्यूशन का मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आइडियल सॉल्यूशन है। और नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो ये डाउनवर्ड जाता है तो वेपर प्रेशर कम क्रिएट करेगा कि नहीं, ये वेपर प्रेशर और ये मोल फ्रैक्शन, ये भी वेपर प्रेशर कम। अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो जितना भी नेगेटिव डेविएशन होता है उनका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये बात क्लियर है। Yes, sir. तो है। ये वाला आप लोग ये वाला तो समझाने के लिए था, ठीक है। ये वाला आप लोग डायग्राम बना सकते हैं, मतलब ग्राफ बना सकते हैं जो मैं अभी बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे एक तो आपको पता होना चाहिए कि मैं जो एग्जांपल लूंगा पॉजिटिव डेविएशन में वो आपका C2H5OH, जिसकी वजह से ये प्रेशर और ये मोल फ्रैक्शन और यहाँ H2O ले लिया। तो ये अगर मान लीजिए ये इस तरीके से जा रहा है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन इस तरीके से जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो ये वेपर प्रेशर जो है आपके पास वेपर प्रेशर, ठीक है, अगर ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए ऐसे जा रहा है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन इस तरीके से जाएगा। और यहाँ पे होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 और यहाँ होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। यहाँ पे अच्छी बात ये है, ठीक है, ये नोट डाउन करने वाली बात है कि अगर C2H5OH प्लस H2O की बात करें तो यहाँ पे ये मैंने जो बोला आपसे कि कंपोजिशन फिक्स रहता है। तो जब भी इथेनॉल 95% वेट बाय वेट होता है वाटर में तो आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, जियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है, ठीक है। और आपका HNO3 प्लस वाटर की जब बात करेंगे, HNO3 प्लस वाटर की जब बात करेंगे तो ये होगा आपका 32% वेट बाय वेट इन वाटर, सॉरी 68%, सॉरी 68% वेट बाय वेट HNO3 होता है। तब आपका ये नेगेटिव क्या बनता है, आपका जियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है, जो कि आपका क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर तभी शो करेगा जब ये 68% वेट बाय वेट हो। कंपोजिशन क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, दैट्स इट। बात समझ में आई? Yes, sir. वेरी गुड। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा तो कौन सा चैप्टर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। Electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बोथ ऑफ यू, ओके। ये हो जाए तो बताइए।
Sir, done. ओके चलिए अर्पित आपका भी हो गया। Yes, sir. चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे हम वेंट ऑफ फैक्टर की। वेंट ऑफ फैक्टर बेसिकली आई से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर की अभी डिस्कशन नहीं होगी, सबसे पहले हम एबनॉर्मल मोलर मास की डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखिएगा इसका डेफिनेशन, देन आई विल एक्सप्लेन एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा मैं। व्हेन नॉन वोलेटाइल solute is added to solvent that is volatile and it undergoes एसोसिएशन और डिसोसिएशन, इन दोनों में से एक ही चीज होगा, या तो एसोसिएट करेगा यानी जुड़ जाएगा, या फिर डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा। एसोसिएशन और डिसोसिएशन, then the molar mass of non-volatile solute as calculated from colligative property will be different from its normal molar mass. Basically this is known as abnormal molar mass. This is known as abnormal molar mass. तो पहले तो आप ये लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। Sir, done. Very good. Both of you done? Yes, sir. तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट में ऐड किया आपने, तो वहां या तो एसोसिएशन होगा या फिर डिसोसिएशन होगा। सिंपल सी बात है, या तो एसोसिएशन होगा या फिर डिसोसिएशन होगा, ठीक है। एसोसिएशन का मतलब दो मिल के एक बन जाए या तीन मिल के एक बन जाए, दैट इज एसोसिएशन। और डिसोसिएशन का मतलब एक का दो बन जाए, एक का तीन बन जाए, दैट इज डिसोसिएशन, ठीक है। तो ऐसा जब भी होता है तो वहां पे क्या हो जाता है, जो नॉर्मल मोलर मास होता है, जो कैलकुलेटेड होता है, वो डिफरेंट हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। मतलब ऑब्जर्व कुछ और होगा और कैलकुलेटेड कुछ और हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल
NaCl का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने वाटर में इसे डाला, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। स्टार्टिंग में आपने बिफोर मतलब डिसॉल्विंग इनटू सॉल्वेंट, अगर इसका 1 मोल निकालते तो इसके मोलर मास के बराबर निकलता आपका 58.5 ग्राम निकलेगा कि नहीं, 1 मोल NaCl निकलेगा। अगर ये प्योर है आपका सॉल्वेंट है बिफोर डिसोसिएशन, यहाँ सबसे पहले ये पहचानिए क्या ये डिसोसिएशन है या एसोसिएशन है। डिसोसिएशन। डिसोसिएशन, टूट रहा है, 1 से 2 बन रहा है, बैलेंस होना चाहिए, 1 से 2 बन रहा है, तो ये आपका हो गया डिसोसिएशन। तो अगर बिफोर डिसोसिएशन देखा जाए तो 58.5 ग्राम, अगर 1 मोल निकाल रहे हैं आप तो 58.5 ग्राम होगा। लेकिन आफ्टर डिसोसिएशन बात करें तो ये आपका 23 ग्राम होगा इसका 1 मोल, और इसका कितना होगा 35.5 ग्राम। आपको पता होना चाहिए कि इसका 1 मोल, इसका 1 मोल और इसका 1 मोल देता है, ऐसे ही तो पढ़ते थे, 1 मोल ऑफ Yes, sir. NaCl gives us। अर्पित आप कुछ कह रहे हैं? Sir, yes, sir. Okay, thank you. 1 mole of NaCl will give 1 mole of Na plus and 1 mole of Cl minus। तो बिफोर डिसोसिएशन अगर 1 मोल आप निकाल रहे हैं तो इतना मास निकल रहा है 58.5, लेकिन आफ्टर डिसोसिएशन निकाल रहे हैं तो इधर ये मिलेगा या इधर ये मिलेगा, तो डिफरेंट मिल रहा है या नहीं? Yes, sir. डिफरेंट मिल रहा है ना, तो इससे जो डिफरेंट होता है उसको एबनॉर्मल मोलर मास कह देते हैं हम लोग, ठीक है। ये मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए CH3 COOH, इसका जरा मोलर मास निकाल के बताइए, लेफ्ट वाले का। लेफ्ट वाले का मोलर मास निकाल सकते हैं इसका? CH3 COOH का मोलर मास कितना होगा? Sir, डिसोसिएट होने के बाद नहीं, ये CH3 COOH का मोलर मास होगा 60 ग्राम। अब ये CH3 COOH जो ये कि इथेनोइक एसिड है ना, इसमें आपका डिसोसिएशन नहीं होगा, यहाँ होगा एसोसिएशन। और यहाँ पे एसोसिएशन इसलिए हो जाएगा क्योंकि जैसे ये वाटर वगैरह में डाला आपने तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इसका 2 मोल मिलके 1 मोल बना लेगा। इसका 2 मोल मिलके कितना बना लेगा, 1 मोल बना लेगा। जैसे कि आपको पता है कि इस तरीके से बना लेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ देखिए ये कितना मोल है, 2 मोल है, और यहाँ पे ये कितना बना लिया, 1 मोल है। बैलेंस भी है, अगर आप चेक करना चाहे तो कर ले। यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है, तो और इधर भी चेक कर लीजिएगा आप, तो नहीं 4 कार्बन है टोटल, 1 2 और 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 4, इधर भी चेक कर लीजिए 1 2 3 4, तो बेसिकली बैलेंस्ड है। फर्क इतना है कि ये 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एसोसिएशन, ठीक है। दूसरी बात, अगर मोलर मास निकालने जाना चाहें तो आप इसका डबल हो रहा है 1 मोल में, तो ये 120 ग्राम होगा मोलर मास। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि यहाँ पे 2 कार्बन था, 2 ऑक्सीजन था, 2 कार्बन के लिए 2 × 12 प्लस 2 ऑक्सीजन के लिए 2 × 16 प्लस 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे जब देखेंगे तो 4 कार्बन हो जाएगा, तो 4 × 12 प्लस 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, 4 × 16 प्लस 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो 8 × 1, तो डबल हो जाएगा 120 ग्राम। तो ये हो जाएगा एबनॉर्मल मोलर मास और ये हो जाएगा नॉर्मल मोलर मास। ये बात समझ में आया? तो जैसे यहाँ पे देखेंगे आप तो कुछ और है, और यहाँ देखेंगे तो कुछ और मिलेगा, बस सिंपल सी बात है। तो ये अब नॉर्मल मोलर मास हो जाएगा। डन। yes, sir. यस सर। तो ये थी नॉर्मल और एबनॉर्मल मोलर मास की। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात कर लेंगे हम वेंट ऑफ फैक्टर आई हम निकालते कैसे हैं। तो इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं वेंट ऑफ फैक्टर आई। देखिए तो इसको हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज
ratio of number of solute particles associated or dissociated. See, it is defined as ratio of number of solute particles after association or dissociation. You can write after associated or dissociated and number of solute particles before association or dissociation तो यहाँ भी आप यहाँ भी एसोसिएशन और डिसोसिएशन ही लिखिए आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो बेसिकली आपका जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आई का, इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखा जाए तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर either association or dissociation upon number of solute particles before association or dissociation. This is the formula for I, that is Van 't Hoff factor. Please write it. हो जाए तो बताइएगा। Both of you done? No, sir. Okay. ऐसे हो जाए तो बताइए। Yes, sir. वेरी गुड। अर्पिता हो गया आपका? यस सर। अर्पित ओके। तो देखिए सिंपल सी आई का वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर
dissociation or association upon before dissociation upon dissociation or association. So अगर आप इस इक्वेशन के लिए I का वैल्यू निकाल रहे हैं तो आफ्टर डिसोसिएशन देख सकते हैं, इसको बैलेंस कर लीजिएगा, 1 मोल इसका 1 मोल इसका, आफ्टर डिसोसिएशन इट इज 2 अपॉन बिफोर डिसोसिएशन ओनली 1 मोल, सो इट विल बी लाइक दिस 2/1. अगर नीचे वाले का देखेंगे CH3COOH का, तो सबसे पहले तो ये पहचानिए एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन तो यहाँ हो रहा है एसोसिएशन, तो ये 2 से 1 बन रहा है, दैट मीन्स I इज इक्वल टू आफ्टर एसोसिएशन दैट इज 1 मोल अपॉन बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन दैट इज 2, तो I इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा इसका. ठीक है, ये I का वैल्यू समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. वेरी गुड. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इजीली कि I इज इक्वल टू 1/2, I इज इक्वल टू 2/1. इस पे अभी हम लोग सवाल करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि एसोसिएशन में क्या होगा कि ज्यादा से कम बनेगा आफ्टर, तो I का एसोसिएशन में हमेशा लेस देन 1 होगा. मैथ्स है, काफी आसान है. आफ्टर कम होगा, ठीक है, और बिफोर ज्यादा होगा. ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग डिसोसिएशन की. तो डिसोसिएशन में जब बात करेंगे हम लोग, तो आप देख सकते हैं कि डिसोसिएशन में एक से ज्यादा बनेगा आफ्टर, तो I जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा. वो ग्रेटर देन क्या होगा? 1 होगा. इस बात को ध्यान में रखिएगा. तो इसको एक पॉइंट बना के लिख लीजिए. ये लिख लिया आप लोगों ने? ये समझ में आया? एसोसिएशन I इज इक्वल टू लेस देन 1 और डिसोसिएशन ग्रेटर देन 1, बोथ ऑफ यू, महराज एंड अर्पित. तो कैन यू रिपीट, क्या पूछा आपने? ये एसोसिएशन का हमेशा लेस देन 1 आएगा I का वैल्यू, और डिसोसिएशन का हमेशा I ग्रेटर देन 1 आएगा. अच्छा, MgCl2 को आप लोग डिसोसिएट करके इक्वेशन लिख सकते हैं. AlCl3 को, Al2 SO4 होल थ्राइस का, लास्ट वाला आ जाएगा आपके पास. ये वाला इक्वेशन लिख सकते हैं या नहीं, ये बता दीजिएगा पहले मुझे. अगर नहीं लिख पाए वैसे तो लिख लेना चाहिए. ठीक है, ये मैं बता देता हूँ. HCOOH की जब बात करेंगे तो यहाँ एसोसिएशन होगा, और किस तरीके से होगा, C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ होगा आपके पास H, एंड देन फिर COH डबल बॉन्ड O, और यहाँ होगा H. तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन. ये डिसोसिएशन वाला रिएक्शन लिख सकते हैं या नहीं, ये तो बताइए प्लीज. यस सर. तो चलिए आंसर आ जाए तो बताइएगा, फटाफट कर लीजिए.
Very good. Arpit, Mehraj, I am waiting for your answer. बस फोर्थ का भेजना है। सबका भेजना है 1 2 3 4। ओके Very good, Arpit. Mehraj, do you have any doubt? You are not solving. Wait a minute, I just. Yeah. अर्पित थर्ड एंड फोर्थ भी बताइए। ना ना, मेरा जैसे नहीं बताना है, मोर देन वन, एग्जैक्ट वैल्यू कितना आएगा ये बताना है। मैंने तो ये बस लिखा है, कभी कभी सवाल मेरा जैसा पूछ देता है कि डिसोसिएशन का कौन सा वैल्यू वैलिड है, ठीक है, तो वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा डिसोसिएशन में, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है मैं ये पूछ रहा हूँ। जैसे NaCl में हमने निकाला था, मेरा इधर थोड़ा सा फोकस करिए, ये Na+ और ये Cl-। सबसे पहले ये देख लीजिए क्या ये बैलेंस है, तो हाँ बैलेंस्ड है, ठीक है, चार्ज से भी और एटम से भी। I इज इक्वल टू क्या होता है, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन हो रहा है, आफ्टर डिसोसिएशन 1 मोल और 1 मोल 2 मोल हो गया, और ये बिफोर डिसोसिएशन 1 मोल, तो I का वैल्यू जो आएगा वो 2 आएगा। इस तरीके से बता रहा, ठीक है। और ये फोर्थ का अगर आपने आंसर दिया है महराज, तो ये बिल्कुल गलत है कि मोर देन 1, यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है। एसोसिएशन एसोसिएशन होगा तो ये तो लेस देन 1 होना चाहिए ना, जो फोर्थ का आपने आंसर दिया है। ओके वेरी गुड अर्पित, वेटिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। महराज डोंट वरी एट ऑल, इसका आंसर दीजिए अगर ये वाला समझ में आ गया है तो। क्या ये इसका रिएक्शन लिख सकते हैं आप डिसोसिएट करके, यस और नो? यस सर। तो रिएक्शन लिखिए और निकालिए जरा। सर फोर्स वाला बता दो सर। फोर्थ वाला मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अर्पित, अर्पित यहाँ एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन, ये बताइए। वेरी गुड महराज, अब आप सही ट्रैक पे हैं। अर्पित एंड महराज दोनों जरा सुनिए। आई इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और आफ्टर डिसोसिएशन, यही होता है ना। यस तो यहाँ सर। पे एसोसिएशन हो रहा है, यहाँ पे देखिए
आफ्टर एसोसिएशन यहाँ पे 1 मोल है, यस या नो, और यहाँ पे Yes, कितना sir. है, 2 मोल है, 2. क्योंकि 2 का 1 बन जा रहा है ना, 2 का 1 बन जा रहा है, तो यहाँ पे 1/2 होगा या नहीं। Yes, sir. यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे आपने तो बाकी सारी चीजें कर ही ली है, आपने भी कर लिया 2Cl माइनस, इसको बैलेंस करिएगा तो I इज इक्वल टू आफ्टर डिसोसिएशन 1 और 2 3 मोल हो गया अपॉन 1। ठीक है, तो मेरा आज वेटिंग फॉर योर आंसर, ये जरा फटाफट करिए। तो यहाँ भी आप लोग ऐसे कर सकते हैं, Al+3 और Cl माइनस, और इसको बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो I इज इक्वल टू आफ्टर डिसोसिएशन 1 और 3 4 डिवाइडेड बाई 1, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब इसको डिसोसिएट करेंगे तो Al+3, ये +3 है, प्लस SO4 -2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Al+3 यानी 2Al+3 और 3SO4 -2, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 और 3, 5 डिवाइडेड बाई 1, यानी I का वैल्यू 5 आ गया। तो आई होप ये I का वैल्यू फाइंड आउट करना इजिली आ गया होगा आप लोगों को कि I निकालते कैसे। Yes, sir. वैन डर फैक्टर को अलग अलग तरीके से निकालते हैं हम लोग, ठीक है। ये डन महराज, Yes, sir. महराज आर यू डन विद दिस? Yes, sir. ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, जो कि आपका एक बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा, जो कि ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। ये CH3COOH का 2 मोल है, और इसको क्या होता है, जैसे आपने वाटर में डाला तो ये क्या कर लेगा, एक दूसरे से कंबाइन होके 1 मोल बना लेगा, यानी डाइमर भी कहते हैं। डाइमर पता है, डाइमर का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने Yes, sir. 11th में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, डाइमर बना लेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ भी हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे I की वैल्यू पूछूं, जस्ट लाइक HCOOH, तो क्या आप लोग बता सकते हैं I की वैल्यू क्या होगी? इसकी I की वैल्यू बताइए। तो बताइए जरा, इसके I का वैल्यू निकल जाएगा। वेरी गुड अर्पित। महराज आपका आंसर? तो देखिए, यहाँ पे आंसर बहुत आसान है। महराज प्लीज कोऑर्डिनेट विद मी, टॉक टू मी, क्या दिक्कत आ रही है? यही दिक्कत आ रही है। महराज सबसे पहले ये बताइए कि ये एसोसिएशन है या डिसोसिएशन है? यहाँ 2 मोल एसोसिएशन है, एसोसिएशन है। अब यहाँ पे I इज इक्वल टू आफ्टर एसोसिएशन, ये कितना मोल दिख रहा है आपको? आप इसको देख सकते हैं बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 है, बट 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा कि नहीं?
4 कार्बन हो जाएगा महराज। यस सर। यहाँ टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 है, 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 हाइड्रोजन होगा। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 3 3 3 3 चौथा चौथा कार्बन का है। उफ, ये वाला CH3 है, मैंने गलत लिख दिया था। 4 कार्बन, हाइड्रोजन देखिएगा 8 है और ऑक्सीजन भी 4 है। और यहाँ पे देखिएगा आप, तो ये 2 मोल है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो ये 1 मोल है कि नहीं? बैलेंस्ड है और ऐसा है तो 1 मोल है कि नहीं? यस सर। अब यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन की जब बात करेंगे तो ये बेसिकली कितना है? 1 है। और बिफोर एसोसिएशन की बात करेंगे तो ये कितना है आपका? 2 है। तो I इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा या नहीं? बताइए। यस सर। तो आंसर एसोसिएशन में इसलिए मैंने लिखा था I लेस देन 1 होगा, चाहे 1/2 हो, 1/3 हो, 1/5 हो, कुछ भी हो, लेकिन लेस देन 1 होगा। और डिसोसिएशन में ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि डिसोसिएशन में 1 से ज्यादा देगा और हमें आफ्टर अपॉन इनिशियल करना है, फाइनल अपॉन इनिशियल, आफ्टर अपॉन बिफोर करना है। इस वजह से ये डिसोसिएशन में I हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा और एसोसिएशन में I जो होगा लेस देन 1 होगा। तो आपका आंसर एसोसिएशन के लिए 2 था, वो तो ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 है, तो आंसर ही गलत है। समझ रहे हैं आप? ये बात क्लियर है? महराज एंड अर्पित, अर्पित वेरी गुड। महराज यस सर, क्लियर है आप। अब देखिए, आई कैन ऑल्सो बी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई कैन ऑल्सो बी रिटन एज, आई कैन ऑल्सो बी रिटन एज I is equal to normal molar mass upon abnormal molar mass. I is equal to normal molar mass upon abnormal molar mass। ठीक है, अब जरा यहाँ पे फोकस करिएगा। ये दूसरा फॉर्मूला है I का। पहला फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। बात समझ आ रही है? ये पहला फॉर्मूला था। अब दूसरा फॉर्मूला जो है वो है आपका I इज इक्वल टू नंबर नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। तो इसको दिखाने के लिए मैं दोबारा से वो एग्जांपल लिख रहा हूं, वेट अ मिनट। ठीक है, अगर इसका मोलर मास आप लोग लिखने जाएं तो एक मोल का मोलर मास कितना होगा? 60 ग्राम होगा कि नहीं? और ये तो एक ही मोल है, इसका मोलर मास इसका डबल होगा क्योंकि 2 1 बन रहा है, तो ये 120 ग्राम होगा कि नहीं? यस और नो? अर्पित एंड महराज। Yes, sir. अब यहाँ पे देख लीजिए, नॉर्मल मोलर मास क्या है? 60 ग्राम है, तो 60 डिवाइडेड बाई एबनॉर्मल मोलर मास क्या है? 120 ग्राम। दोनों का आंसर सेम आया कि नहीं? I का 1/2। 0 से 0 कैंसिल, 6 2 12, तो I इज इक्वल टू 1/2 आया या नहीं? Yes, sir. तो ये वाला भी अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देता है कि नॉर्मल मोलर मास ये है, एबनॉर्मल मोलर मास ये है, कैलकुलेट वैलेंट ऑफ फैक्टर I, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दीजिएगा, I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, Okay, sir. चलिए लिखिए जरा इसे।
ओके अर्पित, आप पूछ लीजिएगा अभी, ठीक है? कैन यू टाइप द क्वेश्चन इन चैट बॉक्स और टेल मी द क्वेश्चन नंबर? सर 2.6 क्वेश्चन नहीं आ रहा था। अच्छा, 2.6 इज बेसिकली उसका कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट्स इजी। कैन यू रीड द क्वेश्चन? यस सर। हाँ, थोड़ा सा बता दो। सर इट इज हाउ मेनी milliliter of 0.1 m HCl are required to ठीक है, react ठीक है, ठीक है, ठीक है, गॉट। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने, हो गया। अर्पित, इसके बाद मैं समझा देता हूँ, ओके सर। ठीक है? वही है ना, NaHCO3 और Na2CO3 वाला? यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। तो ये लिख लिया आपने महराज? Yes, sir. आपका भी हो गया अर्पित? यस सर, यस सर। ओके, तो चलिए इस पे एक सवाल करते हैं। क्लास से पहले, ऑफ होने से पहले मैं बता दूंगा, ठीक है? तो ओके ये सर। चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मल मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड is 122 gram per mole and abnormal molar mass of benzoic acid is 244 gram per mole. Calculate I amount of factor निकाल लीजिए। वेरी गुड। Miraj, any answer? amount of factor पे क्वेश्चन काफी आसान बनते हैं। मिराज, अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। मिराज, एम आई ऑडिबल टू यू? चलिए, तो I इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैंने बताया था आपको, सीधा सीधा फॉर्मूला है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। तो यहाँ पे नॉर्मल मोलर मास में जो है 122 है और एबनॉर्मल मोलर मास में 244 है, तो ये 1/2 आ जाएगा, 0.5। सिंपल सी बात। ओके अर्पित? यस सर। चलिए, तो अर्पित वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आपने ये क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन जो है वो काफी आसान है, बट बस इसको समझिएगा, सेंटेंस को। 0.1 m HCl दे रखा है, ठीक है? 0.1 m, इस HCl का मोलारिटी 0.1 m है, आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम। और ये 1 ग्राम जो है वो मिक्सचर है, ठीक है? मिक्सचर ऑफ NaHCO3 एंड Na2CO3। बात समझ रहे हैं? ये दोनों का ही जो मास यस है सर। वो 1 ग्राम है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट x ग्राम ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट is present in mixture,
इससे क्या पता चल गया, मास ऑफ Na2CO3 पता चल गया जो कि x है। Yes, देन sir. मास ऑफ NaHCO3 जो होगा, NaHCO3 वो क्या होगा, 1 माइनस x ग्राम होगा कि नहीं। Yes, sir. अगर इसमें से x ग्राम Na2CO3 है तो NaHCO3 कितना होगा, 1 माइनस x होगा, सिंपल सी बात है। Yes, sir. अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 निकालेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा गिवन मास दैट इज 1x, और इसका मोलर मास निकालिएगा 106 आएगा। इन द सेम वे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 की जब बात करेंगे तो ये गिवन मास x 1 माइनस x, गिवन मास 1 माइनस x अपॉन 84 आएगा या नहीं, यस और नो। Yes, sir. अब यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा पढ़िएगा अगर आप, तो बोल रहा है हाउ मेनी मिली लीटर ऑफ 0.1 ऑल, हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। हाउ मेनी मिली लीटर ऑफ 0.1 mHCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaCO3 containing equimolar amounts of both. That means इनका जो मोल्स है वो इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मोल्स आर इक्वल। Yes, sir. Yes, sir. इक्विमोलर्स का मतलब क्या हो गया, मोल्स आर इक्वल, सिंपल सी बात है। तो अगर मोल्स इक्वल है और हमने ये मोल्स ही निकाला है तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मोल्स आर इक्वल, तो हम इक्वेट कर सकते हैं x अपॉन 106 इज इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन 84 कर सकते हैं, और यहाँ से बेसिकली हम लोग x निकाल सकते हैं, और x क्या है अपना, मास है, x तो मास ही है ना, Yes, sir. X to mass. ठीक है। तो यहाँ से आप x निकाल लेंगे, ठीक है, जो कि x का वैल्यू मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, 0.55 इतना है x, ठीक है। तो यानी ये क्या है, आपका मास ऑफ Na2CO3 है, मास ऑफ Na2CO3 है, ये अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ इतना आएगा। तो आपका मास ऑफ NaHCO3 जो है वो साफ साफ पता चल गया, 1 माइनस 1 minus 0.55 which means 0.45 ग्राम, सिंपल, Yes, sir. यस और नो, Yes, sir. यही होगा ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम दोनों का नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं, x के जगह इसका वैल्यू रख देंगे और इसका मतलब नंबर ऑफ Sir, आपकी वॉइस लैग गिवन मास ये क्या आ जाएगा, 0.5। ओके, वेट अ मिनट, एम आई ऑडिबल क्लियरली नाउ। हाँ सर, अब ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे गिवन मास अपॉन मोलर मास कर सकते हैं इसको। इन द सेम वे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, गिवन मास विच इज 0.45 अपॉन मोलर मास 84 लिख सकते हैं या नहीं, यस सर, लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको डिवाइड करिएगा ना तो ये ऑलमोस्ट 0.0052 आएगा, और यहाँ पे भी जब डिवाइड करिएगा तो ये भी ऑलमोस्ट 0.0052 आता है। इस बात को समझ रहे हैं। यस सर। अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक है, कि HCl को रिएक्ट कराना है आपको Na2CO3 और NaHCO3 से, समझ रहे हैं। HCl को आपको क्या कराना है, रिएक्ट कराना है, HCl प्लस Na2CO3 करना है, Na2CO3 करना है, और HCl प्लस NaHCO3 करना है, NaHCO3 करना है। तो यहाँ HCl जो है रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा प्लस H2CO3 बनाएगा, और इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ भी क्या बनेगा, यहाँ पे सिंपल सा NaCl बन जाएगा और H2CO3 बन जाएगा। ये रिएक्शन लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ना कि हाउ मेनी ml of 0.1 m HCl are required to react completely with Na2CO3 and NaHCO3। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है कि नहीं, यस सर, क्योंकि बैलेंस है, और इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है ना। यस सर, कर रहा है। तो यहाँ पे इसका मोल्स तो हमें पता है 0.0052 है, और इसका भी मोल्स पता है 0.0052 है कि नहीं। यस सर। अब यहाँ पे मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हो जाता है,
Yes, sir. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स N by अपॉन M. मोलारिटी, यही होगा ना, Yes, sir. जिसमें से मोलारिटी तो अपने को गिवन है। अब हमें जो निकालना है, सिंस ये HCl का है, तो हमें HCl का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बात चल रहा है कि इसका मोल गिवन है और हमने इसमें स्टोइचियोमेट्री निकाल लगा दिया कि इसका एक मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, यानी HCl का यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, 2 इंटू 0.0052, क्योंकि इसका इतना ही मोल्स है ना, Yes, sir. और इसका भी इतना ही है, और इसके एक मोल से रिएक्ट कर रहा है तो 0.0052, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl जो होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 0.0052 प्लस 0.0052, जिसको आप सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 0.0157 के आसपास आ जाएगा, और इसको डिवाइड करिएगा तो ये आएगा 0.158 लीटर के आसपास, जो कि एमएल में कन्वर्ट करिएगा तो 158 ml आएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और वैल्यू थोड़ा सा अजीब सा इसलिए ऐसा लगता है, बट आसान है। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, महराज अभी आपने ज्वाइन किया है, Sir, कितना डिफिकल्ट है एनसीईआरटी सर ये तो। क्वेश्चन, नहीं नहीं अर्पित, ये थोड़ा सा लेंदी है, अगर 11th का भी कॉन्सेप्ट आपको आता हो तो बहुत ही आसान है। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखिए इसमें सिंपल सा क्वेश्चन ये बोल रखा है कि 0.1 mHCl है, वो आपको कंप्लीटली रिएक्ट कराना है 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर NaHCO3 और Na2CO3 को। ठीक है, तो इससे कंप्लीटली रिएक्ट कराना है, तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि HCl जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, Na2CO3, और यहाँ पे भी HCl को किससे रिएक्ट करना है, NaHCO3 से। ठीक है, इसका हमें मोलारिटी दे रखा है, अपने को वॉल्यूम निकालना है, तो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट HCl अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपॉन मोलारिटी ऑफ HCl। तो ये तो अपने को पता था, अपने को नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने ये सारी चीजें किया है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो इसमें दे रखा है इन दोनों का मास 1 ग्राम, दोनों का साथ में, तो हमने एक का ले लिया x, तो दूसरे का क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। दूसरा हिंट्स ये दे रखा था कि इन दोनों का मोल्स इक्वल है, तो अगर इन दोनों का मोल्स इक्वल है, जाहिर सी बात है, तो ये मोल्स का फॉर्मूला लगा देंगे, गिवन मास x जो हमने माना है अपन 106, गिवन मास 1 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 1 है तो एक का x है तो दूसरे को 1 माइनस एक्स हो जाएगा। और फिर हमने x का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, तो जिससे पता चल गया मास ऑफ Na2CO3, तो उससे ये भी पता चल गया मास ऑफ NaHCO3, तो वहां से मिल गया गिवन मास x का वैल्यू, तो नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, इसका रिएक्शन लिख देंगे। अब रिएक्शन लिखने के बाद बैलेंस करेंगे तो पता चलेगा इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो पहले वाले इक्वेशन के लिए हमें पता चल गया जितना भी इसका मोल है उसका डबल यहाँ आएगा, और इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है तो इसका भी इतना ही मोल है तो इसका भी इतना ही, तो हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl चाहिए, इन दोनों को ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स की जगह रख देंगे, मोलारिटी ऑलरेडी पता है अपने को, तो वॉल्यूम निकल जाएगा लीटर में, जिसको ml में कन्वर्ट कर लेंगे। इसे लिख लीजिए। ये हो जाए तो बताइएगा आप लोग।
डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल दूंगा, उसके बाद फिर से हम लोग बात करेंगे आई के बारे में। तो सवाल ये है आपका कि द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर अ डाइल्यूट aqueous solution, for a dilute aqueous solution of the strong electrolyte barium hydroxide, is ऑप्शन ए जो है आपके पास, ऑप्शन ए वो है 0, ऑप्शन बी जो है वो है 1, ऑप्शन सी जो है वो है 2, ऑप्शन डी जो है वो है 3। सो प्लीज सॉल्व इट। वेरी गुड अर्पित, वेरी गुड। मेराज देख लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। BaOH होल ट्वाइस है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको जब डिसोसिएट करते हैं आयनिक कंपाउंड को, तो ये इस तरीके से होगा 2OH माइनस, और ये बैलेंस्ड है। I इज इक्वल टू आफ्टर डिसोसिएशन 1 मोल और 2 मोल 3 हो गया डिवाइडेड बाई 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? I इज इक्वल टू 3। वेरी गुड। नो महराज, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ये बेरियम जो होता है ना, ये आपका सेकंड ग्रुप एलिमेंट का है, सेकंड ग्रुप का है, ठीक है। सेकंड ग्रुप को आपने ऐसे ध्यान में रखा होगा ना, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो ये बेरियम इसी का है, इसमें +2 होता है ना, वही वाला है। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए दूसरा जो है, महराज हो गया था आपसे। Yes, sir. महराज समझ में आया. ओके ओके, चलिए। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है अपने पास, आई कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसका एक और फेमस फॉर्मूला होता है कि आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व colligative property CP, that means colligative property, upon calculated colligative property। तो यहाँ पे observed colligative property is equal to होता है I into calculated colligative property। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारे फॉर्मूले लिखे जा सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू, ये ऑब्जर्व्ड होता है, तो आई इंटू ये कैलकुलेटेड होता है, एम इंटू आर इंटू टी, एम इंटू आर इंटू टी। नेक्स्ट हम लोग ये लिख सकते हैं कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। और फिर अपने पास आ जाता है पी नॉट ए माइनस पी ए, इसके नीचे लिख लीजिएगा, अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू, इसके नीचे ही लिख देता हूँ,
P naught A minus PA upon P naught A is equal to I into zeta B. This is the modified form of कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. अभी तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे जितना भी क्वेश्चन किया था वहां पे अंडरस्टूड था कि आई का वैल्यू 1 होगा, बट अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन और क्वेश्चन आई का वैल्यू चेंज होता जाएगा, जिसे आप पहचान सकते हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन से, या फिर एबनॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास से, या फिर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ये हो जाए तो बताइएगा. Done. वेरी गुड. मेराज हो गया आपका? Yes, sir. चलिए एक सवाल लिखिए जरा. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेफिनेटली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे. तो यहाँ लिखिए एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. चैप्टर खत्म हो गया. हाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया. आपका टेस्ट होगा अभी. एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द पूरे हाईएस्ट. सॉल्यूशन का हाँ अभी बात करेंगे हम. द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर is exhibited by 0.1 m solution of glucose, urea, CaCl2 and then KCl. इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए आंसर क्या. वेरी गुड. तो यहाँ पे महराज आप देखिए, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना, और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है I इंटू एम इंटू आर इंटू टी. जिसका I सबसे ज्यादा, ठीक है, चूंकि M तो सबका सेम दे रखा है, R तो सेम ही होगा और टेम्परेचर भी सेम ही है, तो I जिसका सबसे ज्यादा होगा उसी का होगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा. ग्लूकोज और यूरिया तो ब्रेक डाउन नहीं होंगे, डिसोसिएट नहीं होंगे, तो डिसोसिएट होता है उसी का I ज्यादा होगा. तो CaCl2 बना और KCl. तो CaCl2 को जब डिसोसिएट करेंगे आप तो 3 हो जाएगा, और KCl को डिसोसिएट सर करेंगे इसका तो 2 2 ही होगा, K प्लस Cl माइनस.
तो यही है कि 3 इंटू MRT आएगा, तो आंसर जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है मेराज, ये समझ में आया आपको? यस सर। ओके चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वो है, which of the following salts has the same value of I, that means point of factor, as that of K3 FeCN whole 6? Option I'm going to give you: Na2SO4, Na2SO4. Option B is AlNO3 whole thrice. Option C, Al2SO4 whole thrice. Option D, NaCl. थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसे सॉल्व करिए। अर्पित, हाउ डिड यू सॉल्व इट? सर कौन सा वाला क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर, ये वाला कर रहा हूँ अभी अभी तो। जो आपने, अच्छा महराज कैसे किया आपने? मुझे लगा आपने भेजा। महराज, बी आंसर कैसे होगा? तुक्का लगाया आपने महराज? सर AlNO3 के सर सेम आयन आ रहे हैं सर, उसके जितने तो सर K3 का कितना आ रहा है? ये बेसिकली एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला डिसोसिएट नहीं होता। तो ये K प्लस में जाएगा, 3 था तो 3K प्लस आ गया। अब 3 पॉजिटिव निकला है तो 3 नेगेटिव इस पे चढ़ जाएगा बस। तो यहाँ पे अगर I निकालते हैं तो आफ्टर 3 + 1 4 हो जाएगा। और इन द सेम वे अगर यहाँ करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा, 2Na प्लस SO4 -2। तो 2 + 1 I = इसके लिए 3 आएगा। अगर इसके करते हैं तो किया ही थे हम लोग, 5 आ रहा था। यहाँ पे करेंगे I = तो 2 आ रहा था। और यहाँ पे I = करेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं, Al + 3 आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा दूसरा, Al + 3 के अलावा 3NO3 माइनस, जो कि I = 4 आ जाएगा। तो इसलिए आंसर जो होगा वो बी होगा। सबको समझ में आया? सर वेरी गुड। अब ये बताइए टेस्ट कौन सा देंगे आपको, कहाँ तक दे सकते हैं? फुल सिलेबस टेस्ट या फिर ठीक है, पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद टेस्ट के बारे में बताइए। ये हो गया अर्पित एंड महराज। सर हो गया। चलिए एक और सवाल करते हैं अपन लोग। तो सवाल ये है, सर मतलब सर ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ कुछ पूछना है क्या? नहीं सर, वो बस पूछा सर, वो ऊपर वाला सर सही था ना?
कौन सा ऊपर वाला? सर ये सर जो मैंने भेजा था आपको। हाँ, ऊपर वाला बोले तो बी। यस सर बी वही जो वाला। अपना, हाँ वो सही है, बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 m aqueous solutions will have the lowest freezing point? Will have the lowest freezing point. ऑप्शन ए जो है Al2SO4 होल थ्राइस, ऑप्शन बी जो है C6H12O6 ग्लूकोज, ऑप्शन सी जो है KCl है, ऑप्शन डी जो है